भाइयों और बहनों, वेलकम टू आवर सपोर्ट इंडिया चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैसे चाइना अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज कर रहा है टू ऑक्यूपाई सेंट्रल स्टेज इन वर्ल्ड डिप्लोमेसी, और वो कौन कौन से काम कर रहा है अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए और एक सुपर पावर बनने की चाह। आइए बात करते हैं चाइना की स्ट्रेटजीज जो वो हिस्टोरिकल टाइम से ही यूज करता आया है, और अपना मेन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वो किस तरीके से सर्कमस्टेंसेस को डेवलप करता है। माओ जेडोंग से बात शुरू करते हैं। आप सबको जैसे पता होगा ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का फाउंडर है, और ये प्रीफर करता था टू एक्सरसाइज हिज पावर, मतलब अपनी पावर दिखानी है। किस तरह से दिखानी है? बाय आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, बंदूक के दम पे। यही इसकी स्ट्रेटेजी थी, और ये पीआरसी का फाउंडर है। माओ जेडोंग अपने दुश्मनों को गन के दम पे जीतता था। अगर माओ जेडोंग को चाइनीज कम्युनिज्म का क्रूड फेस कहें, तो दूसरी ओर जाओ एनली जो फर्स्ट प्रीमियर था पीआरसी का, और ये हेड ऑफ गवर्नमेंट भी रहा है 1949 से 1976 तक। तो इसे हम माओ जेडोंग का एक सुपर क्वालिटी रिफाइनमेंट कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिफाइन क्वालिटीज़ थी इसके अंदर माओ जेडोंग के कंपैरिजन। इसी वजह से जाओ का काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग था माओ के कंपैरिजन। यूएस के 26वें राष्ट्रपति रोजवेल्ट जो बिलीव करते थे कि स्पीक सॉफ्टली, आराम से बात करिए, और कैरी अ बिग स्टिक विद यू, और हमेशा एक बड़ी स्टिक अपने साथ रखिए, और देन यू विल गो फार, और आप लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर जा सकते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट जाओ एनली फॉलो करता था, और वो क्या करता था कि हमेशा सेकंड ऑप्शंस यूज़ करें। जब हमारे पास सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाएं, तब लास्ट में वो अपनी बिग स्टिक यूज़ करेगा, और ये करते भी थे, जो माओ ने बहुत बार पहले भी यूज़ करी है। और इसी वजह से जाओ एनली जो था, जाओ एनली अपने अपोनेंट्स को, अपने दुश्मनों को छेड़ता था। कैसे छेड़ता था? थ्रू वर्ड्स एंड गेस्चर्स। वर्ड्स और गेस्चर के थ्रू छेड़ता था इन द परस्यूट ऑफ नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट। जाओ एनली ने चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए यूनाइटेड फ्रंट टैक्टिक्स का यूज करा, और इसके तहत ये सब छोटे देशों को प्रोत्साहित करता था, और उनके सामने दिखाता था कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, चलो मैं आपको दे देता हूँ। खुद का कॉम्प्रोमाइज दिखाता था, और एक अच्छी इमेज बना ली इसने बाकी सारी दुनिया के सामने, और सारे क्रेडिट खुद लिए। ऐसा नहीं है क्रेडिट नहीं लिए, क्रेडिट लिए, एक अच्छी इमेज भी बना ली, और जिससे वो चाइना के मेन ऑब्जेक्टिव से सबका ध्यान अलग रख सके। और जाओ एनली की जो ये यूनाइटेड फ्रंट स्ट्रेटेजी थी, इसके चलते इसने नॉन अलाइन कंट्रीज के साथ एकजुट हो गया, और बाय दिस ओनली क्यों हुआ? टू अवॉइड आइसोलेशन, जिससे कि वो आइसोलेशन को अवॉइड कर सके। और उसने यही सेम टैक्टिक्स को यूज करा टू आइसोलेट द मेन थ्रेट, अपने मेन थ्रेट को आइसोलेट करने के लिए। और इसने बाकी सारी फोर्सेस के साथ हाथ मिला लिया, और हमेशा एक लो प्रोफाइल रखी। इसकी ये भी एक टैक्टिक्स थी कि अब ऑलवेज मेंटेन लो प्रोफाइल, कभी भी क्रेडिट मत लो, कभी भी लीडर मत बनो, सबको आगे रखो, अपने आप पीछे रहो, और अपने मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करते रहो। और अगर कोई तुम्हारे ऊपर थ्रेट आए, तो इन सब बाकी छोटे छोटे देशों का सहारा लेके अपने मेन थ्रेट को आइसोलेट कर दो, और अपने ऊपर हावी मत होने दो। और इसी चीज के चलते चाइना ने कोल्ड वॉर को नेविगेट करा, रशियंस को अमेरिकन के खिलाफ यूज करा। क्यों? अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए, जो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उन सबको रिलीज करने के लिए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हेनरी किसिंजर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे यूएसए के, रिचार्ड की प्रेसिडेंटलशिप में, जब वो 1971 में जाओ से मिलने गए थे एक सीक्रेट मिशन पे चाइना, तब उन्होंने, जब वो वापस आए वॉशिंगटन, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चाइनीज स्टाइल इज इम्प्रेसिव, उनका स्टाइल बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, और वो तुम्हारे खिलाफ रशियंस को यूज कर रहे हैं। और चाइनीज हैव ए सेंस ऑफ द लॉन्गर ट्रेंड एंड फोकस ऑन दैट, नॉट ऑन प्लॉयमैनशिप। ये चाइनीज जो है, इनका एक लंबा टारगेट है, ये मनगढ़ंत तरीकों से काम नहीं करते हैं, ये लंबा, इनका मेन फोकस कुछ और है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए हमेशा। और इसी वजह से हमें पता है 1971 से पीआरसी यूएन में रिप्रेजेंट करने लगा। आरओसी को हटा दिया गया, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान है उसे हटा दिया गया, और यहाँ तक कि उसे फोर्स भी करा गया कि तुम अपना नाम बदलो,
और ज्वाइन करो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपना नाम बदल के। और जैसे एग्जांपल ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में वो अपने आरओसी के नाम से नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाइना ने अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, एशिया और अफ्रीका की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1955, जिसे हम बैंडूंग कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, जाओ ने यहाँ भी सेम टैक्टिक्स का यूज करते हुए, यूनाइटेड फ्रंट एंड मेंटेन लो प्रोफाइल का यूज करते हुए इंडिया पीएम और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो को लीड करने को कहा कि आप लीड करिए, हम नहीं, आप लीडर बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? अपना मेन ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए। और आप सबको पता ही है मेन ऑब्जेक्टिव क्या, 1962 में उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। तो आप क्या चाह रहे हैं कि पहले आपने एक लीडर बनाया और खुद ही फिर उसे ओवरटेक कर लिया, मतलब कि आप लीडर हो, यही तो मतलब है उसका। क्यों अटैक कर दिया? क्यों? क्योंकि उसे सुपर पावर बनना था, एक सेंट्रल स्टेज, सेंट्रल पोजीशन चाहिए उसे वर्ल्ड डिप्लोमेसी में। 1976 में जाओ की डेथ के बाद डेंग जाओपिंग ने लगाम संभाला। डेंग ने जाओ की स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करा, पूरा अडॉप्ट करा जो वो फॉलो करता था सब कुछ, और उसमें अपने 24 कैरेक्टर स्ट्रेटेजी को ऐड करा। मैं आपको बताता हूँ ये 24 कैरेक्टर स्ट्रेटेजी के अंदर उसने क्या क्या चीजें उसमें ऐड करी। वो है ऑब्जर्व चार्मली, ऑब्जर्व करो शांति से, और सिक्योर योर पोजीशन, अपनी पोजीशन को सिक्योर रखो हमेशा। कोऑपरेट अफेयर्स विद चार्मली, शांति से मामले का सामना करो। और वो रहे हाइड आउट और कैपेसिटीज, अपनी कैपेसिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज को छुपा के रखो, किसी को मत बताओ कि हम कितने ज़्यादा कैपेबल हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को छुपा के रखो और अपना समय व्यतीत करते रहो बस। और बाकी उसने जाओ की टैक्टिक्स को और ज़्यादा जोर देते हुए कहा कि नेवर क्लेम लीडरशिप, कभी लीडरशिप क्लेम मत करनी नहीं है, और ऑलवेज मेंटेन, बी गुड एट मेंटेनिंग लो प्रोफाइल। और चाइनीज़ डिप्लोमेसी के ये ही एक मंत्र है जो हमेशा चाइना फॉलो करता है, और अपना मेन ऑब्जेक्टिव बाकी सबको ना पता चले इन सब का यूज़ करता है, इन सारी टैक्टिक्स का, और अपना काम करता रहता है। इन सब स्ट्रेटेजीज को, इन सब मंत्र को उसने इतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करा कि उसने उस समय सारे रिलेशंस को नॉर्मलाइज करा, सारे जितने भी सेटल, बॉर्डर के जितने भी डिस्प्यूट थे सारों सबको सेटल करा, और सबका हार्ट और माइंड जीत लिया। और कब किसी को फाइनेंशियल हेल्प दी, इसने बहुत ज़्यादा लोन दिए उस टाइम, और सबका दिल जीत लिया, और एक बहुत अच्छी इमेज बना ली अमेरिका के सामने, जिसकी वजह से 1989 में खुद अमेरिका ने उसके ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटाए जो उसने खुद उसके ऊपर लगाए थे। और वो इसने कैसे किया, उसने, आपने इंसिडेंट सुना होगा टियाननमेन, इसमें इसने खुद अपने स्टूडेंट्स पे आर्मी चलवाई थी, चाइना ने खुद के स्टूडेंट्स पे आर्मी चलवाई थी, जिसकी वजह से यूएसए को ज़बरदस्ती मजबूरन वर्ष अपने ही लगाए हुए सैंक्शंस तोड़ने पड़े थे 1989 में, और जिसकी वजह से ये 1 दिसंबर 2001 में जाकर चाइना WTO का मेंबर बन पाया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और ये वही चाइना है जो इंडिया को WTO की धमकी देता है। जब इसके सेंट्रल बैंक ने, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने हमारे HDFC लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए थे। पहले भी इसके 0.8% शेयर्स थे, और लेकिन अब इसने और बढ़ के टोटल 1.01% कर लिए थे। तो इस पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि जितनी भी नेबर्स कंट्री हैं आसपास की, उन्हें पहले डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। तो इस पे इसने इंडिया को धमकी दी कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी है, लेकिन हमने भी इसे साफ साफ बता दिया कि ना तो ये गुड्स, ना सर्विसेज, और ना इन्वेस्टमेंट के कोई भी रूल्स को वॉयलेट करता है। क्वेश्चन यहाँ ये है कि क्यों उसके सेंट्रल बैंक ने HDFC लिमिटेड के, हमारी कंपनी के, इतने कम शेयर्स खरीदे, जबकि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास सबसे लार्जेस्ट होल्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। सेंट्रल बैंक जो है पूरी दुनिया में, तो सिर्फ इकलौता पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ही है जिसके पास सबसे लार्जेस्ट एसेट्स हैं फाइनेंशियल के, 2017 से, जुलाई 2017 से। डेंग की डेथ के बाद अब क्या स्ट्रेटेजी चाइना यूज़ कर रहा है, उसे कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज में चेंज करना था। अब उसने क्या करा है कि सब, उसे पता है कि सब पीपल्स एजुकेट हो चुके हैं, सब आजकल सब पढ़े लिखे हैं। अब इसी वजह से उसने यूनाइटेड फ्रंट, जो उसकी टैक्टिक थी, उसे चेंज करके उसने यूनिलैटरलिज्म फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, और
चाइना हैव रिप्लेस्ड एरोगेंस इन प्लेस ऑफ ह्यूमैनिटी। और इसी वजह से चाइना एक तरफा हो गया है और चाइना ने नई स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करा है, वो है वन साइज फिट ऑल अप्रोच एंड बिल्डिंग ए कम्युनिटी ऑफ कॉमन डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। मीन्स हमें हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढना है, हर एक जितनी भी प्रॉब्लम है सबका एक सॉल्यूशन क्या है वो, मतलब एक ऐसी कोई चाबी जो हर एक ताले में लगती हो, चाहे वो किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो। इस तरीके की एक अप्रोच बनाई है, एक स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं और इसके तहत ये एक कम्युनिटी बना रहे हैं जो अपने आप इंटर डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे, और जिससे ये एक इंटरनेशनल लॉज बना सके, इंटरनेशनल रिलेशंस नए तरीके से बना रहे हैं, जिससे कि पूरी वर्ल्ड पे इनके ही कब्जा हो और सिर्फ इनके अलावा अगर कोई भी इनके खिलाफ जाएगा तो उसे के खिलाफ फिर ये स्टिक यूज़ करेंगे। इन सब स्ट्रेटेजीज को चाइना कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, पहले तो वो थ्रेट डेवलप कर रहा है अपनी नेबरिंग कंट्रीज पे। वो कैसे कर रहा है, क्योंकि वो यूनिलेटरलिज्म हो चुका है, एक तरफा हो चुका है और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता बिल्कुल भी किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ। साथ ही साथ वो साउथ चाइना सी में अपना एक्सपेंशन बढ़ा रहा है, अपनी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ वहाँ पे इरिटेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, साउथ चाइना सी को कंप्रोमाइज करे बिना। दूसरी ओर बात करें, चाइना अपनी नेबरिंग कंट्रीज और जो छोटे छोटे देश हैं, नॉन अलाइंड कंट्रीज हैं, उनके ऊपर कैप्चर कर रहा है, उनकी इकोनॉमी इस पे कैप्चर कर रहा है, क्योंकि चाइना ने ह्यूमिलिटी को रिप्लेस कर दिया है एरोगेंस से, और उस चीज़ का बदला लेने के लिए, जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन है उस चीज़ का बदला लेने के लिए चाइना ने वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को यूज करते हुए ये सारी इकोनॉमीज पे कब्जा कर लेगा धीरे धीरे। और ये ही चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव है, जिससे वो जल्दी से जल्दी, तभी तो वो सुपर पावर बनेगा, नहीं तो कौन बनाएगा उसे। सारी इकोनॉमीज पे टेक ओवर करते हुए, सबको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते हुए, सबके ऊपर थ्रेट डेवलप करते हुए, चाइना माओ के बिलीव्स को फॉलो करते हुए ऑलवेज अटैक मोड में रहता है, टू शो देयर पावर आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। और इसी वजह से कुछ सालों से चाइना जीरो यील्ड टेस्टिंग कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। अमेरिका ऑलरेडी उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा चुका है कि वो 1 से 1.5 साल से ये टेस्टिंग कर रहा है। और आप सबको पता होगा कि चाइना CTBT का मेंबर है। CTBT मतलब कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके अकॉर्डिंग आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, पर CTBT में भी एक क्लोज है कि आप जीरो यील्ड टेस्ट कर सकते हैं। जीरो यील्ड टेस्ट क्या है? जीरो यील्ड टेस्ट में एक न्यूक्लियर टेस्ट है जिसमें कोई भी एक्सप्लोजिव चेन रिएक्शन नहीं होती है, जैसा कि न्यूक्लियर वॉरहेड में होता है। ये वाले जो टेस्ट होते हैं, ये टेस्टिंग हम क्यों करते हैं? ये छोटे छोटे मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए, छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए, ये इन सब चीज़ों के लिए काम आता है। बट ऐसे समय में जिसमें महामारी चल रही है और जब से चाइना ये न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका क्या मोटिव है, इससे आप क्या समझते हैं? चाइना अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा है और इतना ज़्यादा थ्रेट डेवलप कर रहा है, इतना ज़्यादा इकोनॉमीज पे कैप्चर कर रहा है, तो वो इस क्यों कर रहा है? सिर्फ ऐसे ही नहीं, वो एक सुपर पावर बनने की चाह में ये सब कर रहा है और वो पूरी तरीके से तैयार है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम 2035 का अगर चाइना का टारगेट देखें तो उसमें चाइना चाहता है नए स्टैंडर्ड्स को सेट करना। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जितने भी इंडस्ट्रीज़ में इंटरनेट की जो भी कुछ भी चीज़ें यूज़ होती हैं, सब में उसके रूल्स लगें। और वो डिफ़ाइन करना चाहता है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नई तरह की जो IT आएगी वो सब उसके कंट्रोल में रहे। और इवन बायोटेक्नोलॉजी, ये भी उसके 2035 के टारगेट में है। चाइना वांट फुल कंट्रोल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमैन्ड व्हीकल्स, हाई एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इवन न्यू मटेरियल्स। साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ वो मिलिट्री मैटर्स और यहाँ तक कि इकोनॉमीज और टेक्निकल एरियाज पे भी अपना फुल कंट्रोल चाहता है। ये उसका 2035 का टारगेट है। और इसी वजह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में चाइना जल्दी ही एक प्रमुख पोजीशन हासिल कर लेगा और सेंट्रल पोजीशन भी वर्ल्ड डिप्लोमेसी में जल्दी ही वो हासिल कर लेगा टू बिकम सुपर पावर। अगर हम सब ने कोई भी एक्शन नहीं लिया सही टाइम पे, और सही एक्शन लेना होगा हम सबको, इसी वजह से हमें चाइना को बॉयकॉट करना होगा और हम सबको मिलकर एक वादा करना होगा कि हमसे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही खरीदेंगे और यूज़ करेंगे, और हम सबको स्वदेशी अपनाना होगा
और थोड़ा डीग्लोबलाइजेशन को भी बढ़ावा देना होगा, तभी हम अपने इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं और सबको बचा सकते हैं। इसलिए भाइयों, बॉयकॉट चाइना एंड सेव आवर कंट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थोड़ा डीप नॉलेज के साथ बताएंगे कि अभी करंट स्ट्रेटेजीज को वो कैसे अप्लाई कर रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट करता है, और बहुत सारी जगह कर भी चुका है। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम। आप अपने को सुरक्षित रखिए, स्टे सेफ, एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।